हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे फेब्रुअरी 2022 के फंक्शन 1 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों का ग्रुप से लिया हूँ। बहुत सारा एमएमडी का सर्वेयर से पूछा गया। ये किसी खास कैलकाटा या मुंबई के ऊपर बेस्ड नहीं किया है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस पैटर्न देखे हैं, फिर उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए जो मुझे लगा कि हाँ ये डिस्कस करना चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। Now, how to determine how many cycles to pay for anchoring? ठीक है, ये थोड़ा मुझे डिप्लोमेटिक टाइप लगा क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि डीप वाटर के लिए आप डाल दीजिए 6 साइकिल या फिर सैलो वाटर के लिए आपको डालना होगा 4 साइकिल। ठीक है, ये कभी आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा और सर्वेयर ऐसा आंसर से कभी खुश नहीं होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये लॉन्ग टाइप का आंसर उसको समझाना होगा कि हाँ आपको मालूम है थोड़ा बहुत नॉलेज कि ये आंसर आपको प्रिपेयर किए हैं ये आंसर, तो उसको मालूम होना चाहिए। उसके लिए मैंने जो नोट्स बनाया था मैं उसी को आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये आपका आंसर थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी आपका चॉइस। अगर आपका आंसर सही लगे तो आपका देना, या फिर मेरा लगे तो मेरा वाला अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, तो आंसर पे चलते हैं। नाउ देखिए, अगर एंकरिंग का प्रोसेस चल रहा है तो हर कैप्टन का एक अलग थम्स रूल होता है। ठीक है, थंब रूल मतलब वो कैप्टन वो वाला रूल फॉलो करेगा ही करेगा। वो अपना कैप्टन से सीखा होगा या फिर कहीं इससे एक्सपीरियंस देखा होगा वो। तो बेसिकली मेरा जो कैप्टन मुझे मिला था वो मुझे बोलता था कि उसका एक थंब रूल है, तो वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये एक होता है कैप्टन्स थंब रूल। ठीक है, बाकी एक स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जो किताबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाटर डेप्थ, ड्राफ्ट आपका वैसल का, विंडेज मतलब जो विंड जो चल रहा है उस टाइम पे, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जो फ्यूचर या फिर जो आपका सेकेंड मेट जो विंड का जो डिटर्मिनेशन देगा, या फिर कंपनी से जो आपका विंड या वेदर रिपोर्ट्स आएगा, या फिर सैटसी का, वो सब के ऊपर एक स्टैंडर्ड कंडीशन बनता है। ठीक है, नाउ थंब रूल कैप्टन का ये दोनों मिला के होता है। थंब रूल कैप्टन थंब रूल ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही होता है, तो दोनों मिला के। तो कैप्टन का थंब रूल क्या बोलता है? नेवर ड्रॉप एंकर डायरेक्टली बाय ब्रेक फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर और अबव। ठीक है, बाई ब्रेक मतलब आप समझ गए होंगे, वेट लेना है पहले फिर ब्रेक को खोलना है तो एंकर अपने आप चला जाएगा। तो उसमें आपको विंडलास का बाई विंडलास आप जो एंकर नहीं डाल रहे हैं, आपका खुद का वेट से आप एंकर डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक ये रूल होता है कि 20 मीटर और अबव से आपको नहीं डालना है एंकर। ठीक है, पे और एक क्या होता है? पे आउट द केबल 6 टाइम्स देन द डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपको बहुत जगह आप भी सुने होंगे या फिर आपका कैप्टन भी ये फॉलो किया होगा कि जितना डेप्थ है, सपोज आपका 20 मीटर डेप्थ है तो 20 इंटू 6 120 मीटर का आपको एंकर डालना है। ठीक है, अब ये कितना साइकिल हो जाएगा वो तो आप 27.5 से डिवाइड कर देंगे तो उतना साइकिल आपको ऑलमोस्ट डालना है। सपोज ये कितना होगा 27.5 30 पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट मैं सपोज अप्रोक्सीमेट 4 ही पकड़ लीजिए, 4 साइकिल आपको डालना है 20 मीटर पे। तो ये हो गया एक्चुअली थंब रूल मतलब थंब रूल का एक कैलकुलेशन। ठीक है, ये आप सर्वेयर को बोल भी सकते हैं कि 6 टाइम्स देन द डेप्थ ऑफ द वाटर, लेकिन आपको बिना इंटरप्शन के साथ ये भी बोलना है ये वाला आंसर कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आप क्या फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा? लेंथ ऑफ द केबल हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर्स, उसका 2 गुना आपको लेना है इंटू 2 प्लस 90। ठीक है, डिवाइडेड बाई 27.5। ये डायरेक्टली आपको साइकिल में ला देगा। ठीक है, जैसे आपका सपोज ये हो गया 20 मीटर का, आप ले लीजिए तो 20 इंटू 20 प्लस मतलब 40 प्लस 90 अप्रोक्सीमेट 130 हो गया आपको। इधर 40 प्लस 90, हाँ 130 डिवाइडेड बाई 27.5। ठीक है, मतलब 30 इधर हो गया और ये भी ऑलमोस्ट वही सेम अप्रोक्सीमेट 4 के बिल आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ये होगा ही, डेसिमल्स पे आएगा, अप्रोक्सीमेट 4 या फिर आप 5 के बिल भी बोल सकते, 5 के बिल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 टाइम्स से ये भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एक आधा साइकिल का मामला है। बाकी लेंथ ऑफ द केबल अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही आ जाएगा एज पर कैप्टन थम्स रूल। ठीक है, वेन नॉट श्योर अबाउट द होल्डिंग पावर, ये क्या बोलता है? अगर आपका विंड बढ़ गया, मतलब उधर विंड का बहुत लोचा है या फिर टाइड बहुत रैपिड आता है, या फिर उसका मतलब जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन बहुत ख़राब है, या फिर उसका सी बेड, ये सब फैक्टर अगर उस जगह पे है
तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ वाटर इन अगर सेम ही रह जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है, इधर 2 लिया था मैं, इधर 3 आ जाएगा, 90 की जगह 140 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी लेंथ ऑफ द केबल तब उसका जो साइकिल है वो और बढ़ जाएगा, मतलब आपका होल्डिंग पावर अगर आप श्योर नहीं है तो आप एक्स्ट्रा केबल पे कर रहा है, यही स्टैंडर्ड कंडीशन बोलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दोनों को मिक्स अप करके बिना इंटरप्शन हुए आपको सर्वेयर को ये समझाना है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्टर लाइट, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन मैं बहुत जगह देख रहा हूँ, ठीक है। पहले लीडिंग लाइट पूछता था, अभी सब लीडिंग लाइट सबको मालूम हो गया होगा, अभी सेक्टर लाइट पूछता है, ठीक है ना। सेक्टर लाइट का एक क्लियर आइडिया आप रख लीजिए, मैं एक फोटोग्राफ के साथ या फिर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। सेक्टर लाइट्स आर यूज्ड इन नेविगेशन टू इंडिकेट अ सेफ पैसेज फॉर वेसल्स एंटरिंग अ सैलो और अ डेंजरस चैनल, ठीक है। सेक्टर लाइट्स आर यूज रेड फॉर पोर्ट साइड एंड ग्रीन फॉर स्टार्बोर्ड साइड और डायरेक्ट द वेसल्स, ठीक है। क्या बोलता है कि सैलो और डेंजरस चैनल, ये क्या बोलता है, सपोज आपका इधर एक आइलैंड है, ठीक है, ये एक आइलैंड है, बाजू में और एक स्मॉल आइलैंड है, इधर छोटा छोटा आइलैंड है, आपको सपोज इधर 2 आइलैंड है, आपको इधर से पास करना है बीच से, ठीक है, इधर आप जा नहीं सकते, सपोज इधर सैलो पैच है, तो एक सेक्टर लाइट इधर लगा रहता है ताकि आपका जो क्लियरिंग बियरिंग, ठीक है, ये वाला टर्म आप सुने होंगे क्लियरिंग बियरिंग, तो वो आपको मतलब आपका डायरेक्शन देता है कि आप ये 2 जो छोटा छोटा आइलैंड है उसको क्लियर करके आपका जो हेडिंग है वो सही है कि नहीं, ठीक है। एक फोटोग्राफ के साथ देख लीजिए। हाँ, जैसे मैं बोला था, दीज आर द लैंड, ओके, लैंड और आइलैंड यू कैन से। नाउ यू हैव टू पास द वेरी नैरो चैनल हेयर, ठीक है। अब तो आपका सेक्टर लाइट क्या बोलता है, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका रेड टू पोर्ट एंड ग्रीन टू स्टार्बोर्ड हो गया, ठीक है। नाउ दीज आर द क्लियरिंग बियरिंग, मतलब ये बियरिंग पे अगर आपका हेडिंग रहेगा देन योर वेसल इज, मतलब आपका वेसल बहुत अच्छे से स्टीयरिंग कर रहा है एज पर द पैसेज प्लान या फिर जो कैप्टन ऑर्डर है उसके हिसाब से आपका वेसल इज ओके एंड आउट ऑफ डेंजर। और एक चीज देखिए, अ टिपिकल सेक्टर लाइट हैज 3 आर्क्स ऑफ द लाइट कलर्ड रेड, व्हाइट एंड ग्रीन, जैसा मैंने अभी फोटो पे दिखाया, इन ऑर्डर टू स्टे सेफ। अगर आपका वेसल उस जगह पे क्लियर कर रहा है, ठीक है, एज अ वेसल अप्रोचेस द लाइट इट हैज टू स्टे इन द व्हाइट सेक्टर। इफ द वेसल मूव्स इनटू द रेड और ग्रीन सेक्टर देन दिस इंडिकेट्स दैट द वेसल इज नो लॉन्गर इन द सेफ चैनल। मतलब देखिए, सेम आइलैंड आपका, अगर आपका वेसल इधर है या फिर इधर है तो आपका वेसल मतलब आपको वार्निंग दे रहा है कि आप थोड़ा डेंजर के साइड जा रहे हैं। वाइट मतलब ये साइड, इस जगह पे, इस आर्क पे आपका वेसल होगा, देन योर वेसल इज इन सेफ हैंड, ओके। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेक्टर लाइट द सर्वेयर इंटेंडेड टू हेयर, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एगोनिक लाइन्स, ठीक है। एगोनिक लाइन्स आप बहुत सारे आपको मालूम भी होगा शायद, मैं और थोड़ा बोल देता हूँ आपको, बस रिवीजन हो जाएगा आपका। इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स एंड पासिंग थ्रू दोज पॉइंट्स वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड वेयर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट्स द ट्रू नॉर्थ। अभी देखिए, आपको मालूम है कि एक जो अपना जाइरो है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, मतलब जियोग्राफिकल पोल को इंडिकेट करता है, लेकिन अपना जो मैग्नेटिक कंपास है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को फॉलो करता है, ठीक है। दोनों एक्चुअली सेम नहीं है, दोनों बहुत इधर देखिए, ये अगर आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, दोनों डिफरेंस है। लेकिन अर्थ के ऊपर ऐसा कुछ लाइन्स है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको लाइन्स मिल जाएगा, अगर उस लाइन पे आप रहेंगे तो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 आएगा, ठीक है। उस टाइम पे आपका मैग्नेटिक पोल का मैग्नेटिक कंपास या फिर आपका जाइरो कंपास दोनों सेम हेडिंग दिखाएगा, ठीक है, मतलब दोनों का सेम पोल रहेगा। तो दोज लाइन्स आर कॉल्ड द एगोनिक लाइन्स हियर, नथिंग एल्स। ये बहुत इजी है, ये मतलब आप फोटो के साथ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक कंपास एरर करेक्टर्स, ठीक है। ये सवाल आप स्किप मत कीजिए, आपको मालूम होगा, आप स्किप करने के लिए रेडी हो गए होंगे। आपको मैं एक इजी टेक्निक्स बताता हूँ, ठीक है, और एक चीज़ बताता हूँ जो सर्वेयर सुनना चाहता है, ठीक है। ये सब तो मालूम होगा, करेक्टर मैग्नेट्स जो आपका बिनाकल का सेंटर लोअर हब पे रहता है, या फिर उसको हार्ड आयरन और परमानेंट करेक्टर मैग्नेट्स भी कहता है। एक हो गया एक मतलब जो कंपेंसेट करता है मैग्नेटिक कंपास का एरर।
बकेट इन द लोअर, ये वाला पोजीशन थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि पोजीशन पूछता है वो लोग कहाँ रहता है एक्चुअली बिनाकल का। बकेट इन लोअर 2/3 ऑफ द बिनाकल विथ वर्टिकल ब्रास ट्यूब कंटेन हीलिंग एरर करेक्टर मैग्नेट्स। तो ये एक हो गया हीलिंग एरर करेक्टर मैग्नेट्स दैट इज केप्ट इन अ बकेट हेयर। ओके, देन क्वाड्रेंटल करेक्टर्स और सॉफ्ट आयरन और सॉफ्ट आयरन, ठीक है, ये वाला निकाल दीजिए, और सॉफ्ट आयरन और स्फेयर्स कहता है उसको, ठीक है, सॉफ्ट आयरन और स्फेयर्स। नाउ अभी का एक मैंने जगह देखा कि वो लोग पूछा कि व्हाट इज केपलर्स बॉल इन अ मैग्नेटिक आयरन, मैग्नेटिक कंपास, सॉरी केपलर्स बॉल, ये मैंने भी कभी नहीं सुना था। फिर मैंने अपना एक सीनियर या कैप्टन को पूछा था। नाउ ही टोल्ड मी दैट द केपलर बॉल्स आर नथिंग बट द सॉफ्ट आयरन। ओके, सो ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है, मुझे भी आज तक कभी कोई मतलब किसी भी नोट्स पे नहीं मिला कि केपलर्स बॉल इसी को कहता है, लेकिन सर्वेयर का क्वेश्चन था तो वो एक्चुअली दीज आर द सॉफ्ट आयरन्स। मैं अभी फोटो में दिखा दूंगा ये क्या है और इजी प्रोसेस। फ्लिंडर्स बार्स और सॉफ्ट आयरन करेक्टर, ये भी एक आपका कंपेंसेट ये हो गया एरर निकालने के लिए। नाउ दिस आर द, ये बहुत सारा हम लोग नहीं बोलते, कंपास कंपेंसेटिंग कॉइल्स और डी गॉजिंग कॉइल्स, ठीक है। एक्चुअली गॉजिंग कॉइल्स हम लोग किसको कहते हैं, अगर आपका मैग्नेटिज्म मापना है कि आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो किस हिसाब से आपका मैग्नेटिज्म मतलब ये कर रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है, अगर उसको कंपेंसेट करना होगा तो आपको एक वैल्यू डालना होगा उधर की उतना ही डीगसिंग कॉइल या फिर उतना ही कंपेंसेटिंग कॉइल आपको डालना है। ये एक्चुअली एंटी मैग्नेटिज्म, मतलब आपका जो मैग्नेटिक जो इफेक्ट हो रहा है उसको ये थोड़ा लोअर कर देगा। तो दीज आर कॉल्ड डीगसिंग कॉइल्स। ये भी यूज होता है फॉर कंपेंसेटिंग द मैग्नेटिक एरर करेक्टर्स। ओके, नाउ अभी देखिए, ये अगर आपका बिनाकल का फोटो आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। अभी देखिए इसका आधा कर दीजिए आप, ठीक है। ऊपर वाला ले लीजिए अर्थ का, ऊपर अर्थ रहता है, नीचे जहाज रहता है, ठीक है। तो ये वाला आप समझ लीजिए। ये देखिए दीज आर, अभी तो मैंने इसका ही बात किया था कि यही होता है आपका केपलर्स बॉल या फिर सॉफ्ट आयरन स्फीयर और फ्लिंडर्स बार। ये मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन भी पूछ लिया कि मैग्नेटिक कंपास में अर्थ मैग्नेटिज्म को कंपेंसेट करने के लिए क्या क्या रहता है, तो आप इसको आधा करके ऊपर वाला 2 बोल दीजिए फ्लिंडर्स बार, नीचे वाले जो हीलिंग एरर बकेट है या फिर फॉरवर्ड एंड आफ्ट स्लॉट या फिर जो हार्ड आयरन मैंने बोला था अभी, ऑल दोज आर फॉर शिप्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। यही मैं बोलना चाहता था। बहुत इजी तरीके से आप अर्थ मैग्नेटिज्म या फिर शिप्स मैग्नेटिज्म को कंपेंसेट का जो इक्विपमेंट्स है बिनाकल में क्या क्या है वो आप याद कर सकते हैं बाई ओनली। इसको आधा कर दीजिए, ऊपर में अर्थ, नीचे शिप डाल दीजिए, बाकी ये 4 पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है। यही बोलना था इसके ऊपर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ट्विन स्क्रू प्रोपेलर डू नॉट एग्जिस्ट ट्रांसवर्स थ्रस्ट। ट्रांसवर्स थ्रस्ट के ऊपर अगर आपको जानना होगा, मैंने और एक वीडियो पे बोला था ट्रांसवर्स थ्रस्ट के ऊपर, ठीक है ना। अभी इस पे मैं बस फोकस करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर पे। ट्विन स्क्रू प्रोपेलर क्यों ट्रांसवर्स थ्रस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। ट्विन स्क्रू प्रोपेलर मतलब एक लेफ्ट, आपका जो राइट साइड है, आपका जो स्टार्बोर्ड साइड है वो आपका राइट हैंडेड प्रोपेलर रहेगा, इस साइड आपका राइट हैंडेड प्रोपेलर रह जाएगा, या फिर आपका जो पोर्ट साइड है उस साइड आपका लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर रहता है, ठीक है। ये बेसिकली ट्विन स्क्रू प्रोपेलर का फंडा है, ठीक है। नाउ एज द स्क्रूज रिवॉल्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, क्योंकि ये राइट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा ट्विन स्क्रू प्रोपेलर के लिए। When both are going ahead at the same speed, there should not be any turning effect from the transverse thrust. सिंगल स्क्रू में मैंने आपको बोला था कि सिंगल स्क्रू में हम लोग ज़्यादा ट्रांसवर्स थ्रस्ट को मतलब उसको काउंट करते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा फायदा होता है सिंगल स्क्रू पे, लेकिन ट्विन स्क्रू में नहीं होता। ऑफ द स्क्रू एंड इट द हेल्म इज पोर्टेड और स्टारबोर्डेड, मतलब अगर आपका पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड घुमाया गया तो ट्रांसवर्स थ्रस्ट सिंगल स्क्रू में मैं ऑलरेडी बोल दिया था, दे विल असिस्ट द एक्शन ऑफ द रडार ओनली, क्योंकि सपोज दीज आर द प्रोपेलर्स, ठीक है। तो ये ऊपर का एक इधर अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक फोर्स देता है। सपोज ये एक प्रोपेलर है, दीज आर द प्रोपेलर ब्लेड्स, ये घूम रहा है, ठीक है। ये नीचे का तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा, सपोज दीज आर ए, एंड ये ऊपर का साइड एक फोर्स देगा, ऊपर ही सेम साइड इधर
इधर भी एक प्रोपेलर लगा होगा जो उल्टा साइड घूमेगा, ठीक है। तो दोनों का फोर्स एक्चुअली जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ट्रांसवर्स थ्रस्ट को मतलब नाल कर देगा, नाल नहीं मतलब थोड़ा रहेगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना सिंगल स्क्रू में रहता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ऑल्सो व्हेन द स्क्रूज आर गोइंग एस्टर्न द करेंट ड्रॉन इन द बाय द प्रोपेलर एक्ट ऑन द आफ्टर साइड ऑफ द रडार एंड इफ द शिप इज ऑल्सो मूविंग एस्टर्न दे असिस्ट द एक्शन ऑफ द रडार ओनली, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक आंसर कि दोनों का दो एक है लेफ्ट हैंडेड जो आपका दोनं स्क्रू प्रोपेलर है जो पोर्ट साइड या फिर जो स्टार्बोर्ड साइड जो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू और राइट हैंडेड प्रोपेलर है, दोनों एक्चुअली दोनों का जो फोर्स होता है जो एक एग्जैक्ट जो फोर्स करता है वो दोनों एक्चुअली कंपेंसेट हो जाएगा और दोनों ट्रांसवर्स थ्रस्ट को बहुत नीचे मतलब उसका वैल्यू जो ट्रांसवर्स थ्रस्ट हम लोग इफेक्ट लेते हैं सिंगल स्क्रू में वो हम लोग ट्विन स्क्रू में नहीं ले पाएंगे, बस इसी कारण के लिए कि दोनों रिवॉल्व इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमाइन वेसल हैज एंटर इन सैलो वाटर, ठीक है। मतलब आपका जहाँ सैलो वाटर इफेक्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं या फिर क्या क्या सैलो वाटर जो स्क्वाट होता है या फिर स्मेलिंग द ग्राउंड होता है वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपका जहाज एक्चुअली सैलो वाटर में है। आंसर देखते हैं। वेव जनरेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शिप इंक्रीजेस स्पेशली एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द शिप। ये आपको मालूम होगा कि अगर आप सैलो वाटर में घुस गए होंगे तो ज़्यादा वेव होता है, स्पेशली फॉरवर्ड एंड पे आपको ज़्यादा वेव मिलेगा rather than the after end, ठीक है। मैन्यूवरिंग बिकम्स स्लैगिश, दिस ए गुड पॉइंट। ड्राफ्ट इंडिकेटर फॉर इको साउंडर और इको साउंडर इंडिकेट्स चेंजिंग इन एंड ड्राफ्ट्स, ठीक है। अगर आपको पहले से ही मालूम होगा कि हाँ सैलो वाटर आने वाला है तो आपका इको साउंडर ऑलरेडी ऑन रहेगा या फिर ड्राफ्ट इंडिकेटर आप चेक करते रहेंगे तो उसमें आपका जो चेंजिंग इन ड्राफ्ट्स नज़र में आ जाएगा। प्रोपेलर RPM will slow or decrease in open water 15% of the सर्विस RPM। सर्विस RPM आपको उधर मिल जाएगा जो आपका टेलीग्राफ है उसके ऊपर रहता है, बेसिकली एक वाइट कलर का ये रहता है लैमिनेट किया हुआ आपका जहाज का डिटेल्स रहता है उधर, तो उसका 15% ओपन वाटर में घट जाता है। अगर कन्फाइंड वाटर में होगा तो 20% तक वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। प्रोपेलर RPM ड्रॉप इन स्पीड ये बहुत ड्रास्टिकली होता है, ठीक है। ओपन वाटर में देखिए इसका 35% स्पीड ड्रॉप हो जाता है। आपका जो स्पीड में आप घुसे होंगे उसका 35% या फिर जो मैंने एक्चुअल स्पीड होता है जिस RPM में आपका उस RPM के हिसाब से 35% लॉस हो जाएगा स्पीड। अगर रिवर और कैनाल में होंगे तो 75% तक, मतलब बहुत ब्रिस्कली ये चेंज होगा। वाइब्रेट सडनली ड्यू टू द वाटर इफेक्ट सराउंडिंग, ठीक है। मड क्लाउड विल बी विजिबल अराउंड द होल। मड क्लाउड मतलब कुछ नहीं, अगर पानी में जो हम लोग मिट्टी को डाल के अगर थोड़ा हाथ से ये कर देते हैं जो क्लाउड टाइप का जो मड जो थोड़ा ये होता है उसको मड क्लाउड कहते हैं। तो कम डेप्थ के लिए जो नीचे वाला मड होता है ऊपर आके पानी को और थोड़ा ये कर देता है, मतलब ब्लरिश कर देता है, तो उसको मड क्लाउड कहते हैं। टर्निंग सर्कल इंक्रीजेस, ओके। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम इंक्रीजेस। रडार हेल्ड इफेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब ये सब एक ही मतलब सब एक एक पे लगा हुआ है, ठीक है। एक ये रडार इफेक्ट डिक्रीज होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम या फिर टर्निंग सर्कल भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 3-4 पॉइंट तो बहुत इजी है, बस आपको याद रखना होगा कि प्रोपेलर RPM ऑलमोस्ट कितना तक रिड्यूस होता है और स्पीड कितना तक रिड्यूस होता है। बाकी मैनूवरिंग के ऊपर ये सब आ जाएगा, टर्निंग सर्कल स्टॉपिंग, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GPS गिविंग करेक्ट रीडिंग टू एक्टिस। ये आपको मालूम कैसे चलेगा, ठीक है। ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मतलब मैं नहीं बोल सकता कि मेरा आंसर एकदम सही है क्योंकि वो जो सर्वेयर है बहुत एक्सपीरियंस्ड है या फिर हम लोग तो अभी कैडेट लेवल या फिर थर्ड ऑफिशियल लेवल के लिए जा रहे हैं। तो GPS गिविंग करेक्ट रीडिंग टू 80 से हम लोगों को भी उतना खास मालूम नहीं है। जो आंसर मैंने प्रिपेयर किया था जब मैं एस्पिरेंट था आपके जैसा ही सेकंड मेट का एग्ज़ाम के लिए, तो वो आंसर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल प्लॉटिंग विथ रेफरेंस टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, आपको एक पोजीशन मिल जाएगा चार्ट के ऊपर, वो आप बाय GPS, ये तो बहुत इजी है। आपको सपोज एक लीडिंग लाइट आपको कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट मिल गया, आप उसका पोजीशन डाल दीजिए रेंज और बियरिंग देके रडार पे, तो आपको एक पोजीशन मिल गया चार्ट पे। नाउ दिस पोजीशन यू कंपेयर टू द GPS, नाउ बोथ आर करेक्ट, देन GPS इज गिविंग करेक्ट पोजीशन, ओके।
बाई सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन, सेम आपको एक पोजीशन मिल जाएगा बाई सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन, वो पोजीशन आप जीपीएस के साथ मैच कर लीजिए। नाउ बाई HDOP वैल्यू, ठीक है, ये आंसर किसी ने आज तक नहीं बताया, ये आंसर मैंने मेरा सीनियर से लिया था, ठीक है, बाद में मैंने भी रियलाइज किया हाँ ये होता है, जहाज पे रहता है, ठीक है, ये वाला थोड़ा ट्रिकी आंसर है, शायद सर्वर खुश हो सकता है अगर आपको ये वाला सवाल का आप आंसर दिए तो। HDOP वैल्यू, हॉरिजॉन्टल डायलेशन ऑफ प्रिसिशन, ठीक है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसका एक वैल्यू होता है फॉर जीपीएस, फॉर मेरीन जीपीएस भी आप कह सकते हैं। आपका जीपीएस में, मेरा तो जहाज पे था ऐसा ही, मेरा जो जीपीएस था उसका नीचे एक लाइट रहता था इधर, ठीक है, मैं देखता था कभी ग्रीन जल रहा है कभी ऑरेंज भी मैंने देखा, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। अभी जब मैंने फिर दोबारा उसको रिकलेक्ट किया तब मुझे लगा हाँ दीज आर द मतलब इसके लिए ही उस पर कलर चेंज होता है। HDOP वैल्यू एक रहता है, अगर वो अच्छा है मतलब आपका जो वैल्यू सही है आपका जीपीएस का मैनुअल के हिसाब से, तब वो ग्रीन दिखाएगा, मतलब योर जीपीएस इज ऑल ओके, ठीक है। अगर ऑरेंज दिखाएगा तो आपका जीपीएस का जो पोजीशन है वो डाउटफुल है, ठीक है, तब आप प्रॉपर एक्शन या फिर आप फिर आप ये दोनों पॉइंट पे जाएंगे मैच करने के लिए कि हाँ मेरा जीपीएस ओके है या फिर मेरा जीपीएस ऑलरेडी डाउटफुल है, ठीक है। आपको HDOP वैल्यू समझ में आ गया होगा। बाकी ये 2 पॉइंट भी है, बाकी और कोई पॉइंट मुझे भी नहीं मिला, ठीक है, इतना ही था जीपीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्सिमाइल रिकॉर्डर, चार्ट पेपर डिटेल्स एंड टाइप ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड, ठीक है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन को मैंने मार्च कर दिया क्योंकि दोनों बेकार में अलग का एक छोटा सा तो आंसर है इसका, तो मैंने एक ही पे डाल दिया। चार्ट पेपर डिटेल्स मतलब उसका कभी कभी डायमेंशन भी पूछता है कि चार्ट पेपर का जो फैक्सिमाइल जो रिपोर्ट निकलता है उसका डायमेंशन क्या होता है एंड क्या क्या डेटा हम लोग को मिलता है, फैक्सिमाइल एक्चुअली देता है हम लोगों को। The recorder reproduces the 48 centimeter into 38 centimeter copy of thermosensitive paper, ठीक है। थर्मोसेंसिटिव पेपर हो गया, आपको मालूम होगा अगर आप उसके ऊपर आपका पेन से या हाथ से भी एक नाखून से आप दाग ऐसा कर दिए तो ब्लैक हो जाता है, तो दीज आर कॉल्ड थर्मोसेंसिटिव पेपर्स। उसका डायमेंशन 48 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अभी इस पे ध्यान दीजिए, फैक्सिमाइल हमेशा एनालिसिस एंड प्रोग्नोसिस, ठीक है। एनालिसिस और प्रोग्नोसिस क्या हो गया? एनालिसिस मतलब सिचुएशन एग्जिस्टेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम एट अ गिवन टाइम बेस्ड ऑन एक्चुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। अभी का टाइम पे क्या रिपोर्ट है वो एनालिसिस देता है रिपोर्ट। प्रोग्नोसिस रिपोर्ट क्या देता है? फॉर अ फ्यूचर टाइम बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडिकेशन, मतलब अभी के ऊपर बेस्ड किया हुआ फ्यूचर में कैसा हो सकता है, उस जो वो वाला जो रिपोर्ट आता है और वो जो नॉलेज और स्किल के ऊपर बेस किया रहता है उसको हम लोग प्रोग्नोसिस रिपोर्ट कहता है, ठीक है। तो दीज आर बेसिक एनालिसिस एंड प्रोग्नोसिस, ये सब में रहेगा। अभी फैक्सिमाइल हम लोगों को बेसिकली 3 टाइप्स का डेटा देता है, ठीक है, या फिर चार्ट्स भी देता है। अब चार्ट्स भी जो हम लोग निकालता है फैक्सिमाइल से, सरफेस वेदर चार्ट्स, इसमें क्या रहता है? प्रेशर सिस्टम्स, आइसोबार्स, विंड डायरेक्शन, फ्रंट्स, फ्रंटल डिप्रेशन एटसेट्रा, ठीक है। अभी आपको बोलना है कि सरफेस वेदर चार्ट्स में ये देगा, अगर आप सरफेस वेदर एनालिसिस चार्ट्स ऐड कर दिए तो आपको बोलना होगा कि ये प्रेशर, आइसोबार्स, विंड डायरेक्शन सब प्रेजेंट टाइम के ऊपर देगा। अगर आप बोल दे कि सरफेस वेदर प्रोग्नोसिस चार्ट नाम लिए हैं तो आपको बोलना होगा ये सभी देगा लेकिन वो फ्यूचर टाइम के लिए। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, ये एनालिसिस और प्रोग्नोसिस, ठीक है। आइस चार्ट्स, आइस एनालिसिस चार्ट भी होगा, इधर आइस एनालिसिस चार्ट भी होगा, आइस प्रोग्नोसिस चार्ट भी होगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या डेटा देगा? अमाउंट एंड बाउंड्रीज ऑफ ईच टाइप ऑफ आइस पैक्स, आइस लीड्स। अगर एनालिसिस बोल दिए तो प्रेजेंट टाइम, प्रोग्नोसिस बोल दिया तो 12 आवर्स और 24 आवर्स इन एडवांस और फ्यूचर के ऊपर बेस्ड किया हुआ आइस रिपोर्ट्स देगा, ठीक है। सेम एज वेव, वेव का भी आपका एनालिसिस चार्ट आ जाएगा, प्रोग्नोसिस चार्ट आ जाएगा, और दोनों क्या देगा? आइसोप्लेट्स, मतलब आपका जो सेम वैल्यू ऑफ द वेव हाइट्स इन मीटर्स डायरेक्शन वो देगा वेव चार्ट्स में, और प्रोग्नोसिस में तो एडवांस रिपोर्ट देगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा इजीली, इसके ऊपर डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सोल, ठीक है। सोल हम लोग बहुत नाम लेते हैं, ये इधर सोल पैच है, ये है, लेकिन सोल और पैच एक्चुअली डिफर करता है, ठीक है। क्या सोल होता है और हाउ डज इट डिफर विथ पैच,
ठीक है। सोल पैच हम लोग एक साथ नाम लेते हैं, लेकिन दोनों एक्चुअली डिफरेंट टर्म्स हैं। तो उसको मैंने एक सर्वेयर पूछा था वो कि सोल क्या होता है और वो डिफर कैसे करता है पैच के साथ। नाउ मैं आपको फोटो के साथ दिखाता हूँ, अब समझा देता हूँ कि ये क्या है एक्चुअली। सोल इज अ नेचुरल सबमर्ज रिज्ड बैंक और बार that consist of or covered by sand or other consolidated materials rises from seabed, that is actually seabed of the body of water to near surface। मतलब कि सेडिमेंटरी प्रोसेस में अगर सैंड या फिर अदर कंसोलिडेटेड मटेरियल एक जगह जमा होके जो रिज्ड बैंक बना देता है उसको हम लोग सोल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिस टर्म इज मोस्टली यूज टू डिनोट अ सबमर्ज्ड बार, बैंक और रिज विच राइजेस क्लोज एनफ टू अ वाटर बॉडी सरफेस। मतलब आपका अगर ये सपोज वाटर लाइन है कोई रिवर का, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इधर तक वो सोल लाई करता है। ठीक है, दीज आर सोल, यही बोलता है इधर सेडिमेंट्री प्रोसेस पे अगर और पोजेस डेंजर टू नेविगेशन। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर, डेंजर्स टू नेविगेशन, सबमर्ज, रीच और बैंक और सेडिमेंट्री प्रोसेस, इतना पे सर्वेयर बोलेगा। ओके, ठीक है ना। फोटो पे देख लीजिए, ये देखिए दीज आर ऑल ब्लू वाटर्स, मतलब इधर बहुत गहरा पानी है। ठीक है, इधर देखिए दीज आर एक्चुअली ब्लरिश और थोड़ा येलोइश टाइप का है। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली सोल। अगर आप उसको अंदर से देखेंगे तो दीज आर एक्चुअली सैंड वेव्स। सैंड वेव्स का तो आपको ये मालूम होगा जो चार्ट्स पे रहता है, चार्ट सिंबल लाइक दिस। तो दीज आर एक्चुअली सैंड वेव्स बिलो एंड लाइज नियर टू द वाटर सरफेस। ठीक है, अगर आप इधर से सेल करके आ रहे होंगे और चार्ट पे आप नहीं देखे होंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा, आपका जहाज पोजेस हो जाएगा डेंजर टू नेविगेशन के लिए। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सोल। नाउ पैचेस। Patches are large areas of the ocean where litter, fishing gear and other marine debris collect. They formed by rotating of the ocean current called gyres. ठीक है, क्या होता है लिटर? कोई भी मतलब आपका जो क्या बोलूँगा उसको अभी मैं, आपका जो गार्बेज है, फिशिंग गियर का जो गार्बेज होता है, हर साल बहुत सारा फिशिंग गियर का गार्बेज रहता है, एंड अदर मेरीन डेब्रिस। रोटेटिंग ऑफ द करंट के लिए मतलब आपका सपोज आप कुछ फेंक दिए पानी में तो वो जो रोटेट करके ऐसा बस आपका गार्बेज ही नहीं जा रहा, बाकी बहुत सारा गार्बेज रोटेट जो फ्लो होके एक जगह जमा हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग पैच कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें से क्या, ये देखिए दीज आर ऑल पैचेस। ठीक है, ये सब एक जगह जमा हो गया इसलिए क्योंकि वो लोग एक फ्लो में आ गया और एक ही जगह पे आके रुक गया। ठीक है, इसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब बहुत सारा नाम पैच में एक बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है ये वेस्टर्न गार्बेज पैच, और ये जो पैसिफिक नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल हाई मतलब नॉर्थ पैसिफिक गार्बेज पैच। ठीक है, ये वाला बहुत फेमस है। फेमस मतलब इसमें बहुत मतलब ये जगह पे बहुत सारा पैच जमा हो जाता है, मतलब डेब्रिस या फिर लीटर, ये दो बहुत फेमस है। ठीक है, तो बेसिकली पैच होता है ये। Now next question is LRIT up to what range flag state can access data। ठीक है, तो इसका मैंने फ्लैग स्टेट का भी दे दिया और एक आपका जो कोस्टल या फिर जो कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट है उसका भी दे दिया। कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट कैन एक्सेस डिस्टेंस अप टू 1000 नॉटिकल माइल्स और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फ्लैग स्टेट हैड अनलिमिटेड रेंज। ठीक है, जो आपका ये है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फ्लैग स्टेट मतलब LRIT जो आपका इंटरफेस जहाँ से हुआ है वो वाला एडमिनिस्ट्रेशन या फ्लैग स्टेट का पास अनलिमिटेड रेंज रहता है आपका LRIT डेटा एक्सेस करने के लिए। सपोज आप कनाडा पे गए, ठीक है, कनाडा का आप जो कैनेडियन वाटर्स के अंदर हो गए तो कैनेडियन वाटर्स जो कैनेडियन गवर्नमेंट क्या आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, तो हाँ वो 1000 नॉटिकल माइल्स का अगर आप कैनेडियन वाटर्स पे या फिर जो कैनेडियन जो बाउंड्री है उसके अंदर रहेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट है वो आपको आपका LRIT डेटा एक्सेस करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, आज इतना ही था। मैं अभी ट्राई करूँगा बहुत फ्रिक्वेंटली आपके पास ये सब क्वेश्चंस लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.